हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ 28 वहाँ पार्ट आज हम करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पार्ट को मिलाकर आज हम कर लेंगे 1600 क्वेश्चंस, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आप सीरीज़ जाकर देखेंगे ना, तो मैंने आपको हर सीरीज़ में हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ। तो लगभग 2000 से क्वेश्चंस तो ऐसे ही हमारे हो चुके हैं और अब हमारे बचते हैं केवल 500 क्वेश्चंस, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में इसकी कंप्लीट पीडीएफ इसको कंपाइल करके आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बदले में सिर्फ आपसे इतना ही चाहूँगा कि आप वीडियो को सब शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है इस वीडियो के अंदर कि कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदों की अवनति का समय किस शासक के समय में शुरू हुआ था? चंदों की अवनति का यानी कि जो चंद वंश का जो ढलान आया था ना, वो किस शासक के टाइम पे आया था? वो आया था देवी चंद के टाइम पर। देवी चंद का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो उसका टाइम पीरियड था 1720 से लेकर 1726 तक। ठीक है, इसको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। इसने क्या करा था, अपने आप को विक्रमादित्य बनाने के लिए इसने सारा खजाना अपना लुटा दिया था। ठीक है, और इसकी हत्या इसी के दरबारी जो रहते थे, इसके साथ में जो माणिक गैणा और पूर्णमल नाम के इसके जो रहते थे इसका दरबार, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, इसको कुमाऊं का क्या माना जाता है? आपको प्रश्न पूछता है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे बोला जाता है? देवी चंद को। इसी के टाइम पे चंदों की जो जो उनका शासन था वो समाप्त होने की कगार पे पहुंचा। वो किसके टाइम पे पहुंचा? इसी के टाइम पे पहुंचा था। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इससे और आता है कि जागेश्वर धाम से किस राजा की मूर्ति मिली है? तो देवी चंद की ही मूर्ति मिली है जागेश्वर धाम से। ठीक है, और इसी को ही कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा गया है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछता है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? देवी चंद को। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो इसने दाऊद खान नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसको इसने अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको चंद्रवंश का तुगलक किसने कहा था? ये भी प्रश्न पूछता है। तो एटकिंसन ने इसको चंद्रवंश का तुगलक कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पवार शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो नवरत्न रहते थे फतेहपति शाह के दरबार में। ठीक है, ये पवार वंश का राजा था और इसके दरबार में रहते थे नवरत्न। अगला प्रश्न है, पवार वंश में राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा किसका होता था? तो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा होता था गोलदार का। ठीक है, दो पद होते थे, फौजदार और गोलदार। ठीक है, फौजदार जो फौज में भर्ती करता था लोगों की, गोलदार हो गया जिसका जिम्मा है राजधानी की सुरक्षा का। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन में सभी सेनाओं का प्रमुख क्या कहलाता था? तो कत्यूरी शासन में सभी सेनाओं का प्रमुख कहलाता था महासामंत। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी राजधानी स्थापना दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ठीक है, टिहरी की स्थापना कब हुई थी? पहले आपको ये पता होना चाहिए। 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना होती है। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह के द्वारा। तो टिहरी राजधानी स्थापना दिवस को मनाया जाता है रेस्टोरेशन डे के तौर पर। ठीक है, टिहरी का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो टिहरी का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो स्कंद पुराण में मिलता है। किस नाम से? धनुष तीर्थ के नाम से। कई बार आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है टिहरी का प्राचीन नाम क्या है? धनुष तीर्थ। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हैड़ा खान आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो जी ये हैड़ा खान आश्रम है, यह गौला नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? हल्द्वानी के निकट स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतिम चंद राजा कौन था? तो अंतिम चंद राजा था महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद जो कि 1788 में गद्दी में बैठा और 1790 में जिसको गोरखों ने हरा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतिम चंद राजा कौन है? महेंद्र चंद। और आपको अगर प्रश्न पूछे अंतिम पंवार राजा कौन है, तो अंतिम पंवार राजा कौन है? वो है मानवेंद्र शाह। ठीक है, नाम लगभग दोनों के एक ही जैसे हैं, महेंद्र और मानवेंद्र। चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चित्रकार है, इनका जन्म हुआ था लैंसीडाउन में 1928 में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो जो गीत कृष्ण जन्माष्टमी के बाद गाए जाते हैं उनको कहा जाता है ठुलकेल गीत। ठीक है, और ये केवल पुरुषों के द्वारा गाया जाता है और जो इनको गाता है उसको कहा जाता है बखड़निया। ठीक है, थोड़ा आप देख लेना, इसको मेरे को बोलना नहीं आ रहा इसको सही से। बखड़निया उसको कहा जाता है जो इसको गाता है। ठीक, और ठुलकेल गीत उसको कहा जाता है जो जन्माष्टमी के बाद गाए जाते हैं। ठीक है, केवल पुरुषों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाजूबंद नृत्य को गढ़वाल में किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये बाजूबंद नृत्य है ये दूड़ा नृत्य के नाम से गढ़वाल में इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाजूबंद नृत्य।
अगला है पशुचारकों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो यह बजाया जाता है मोछंग। कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा, मोछंग वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है, तो पशुचारकों को द्वारा। मुद्रा आभूषण किस अंग में पहना जाता है, तो जो मुद्रा आभूषण है ये कानों में पहना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, मुद्रा को मुरखली आभूषण भी कहते हैं या मूर्खी आभूषण भी इसको कहा जाता है, किसको, मुद्रा को, ठीक है। और अन्य आभूषण कौन से हैं जिनको कानों में पहना जाता है, तो वह है तुगियल या बुजनी, दोनों एक ही हैं, या फिर गोरख, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है डकरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो डकरानी जल विद्युत परियोजना जो है यह यमुना नदी पर स्थित है, देहरादून में। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूं पर टोपी नहीं उतार सकता, यह कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत ने जब अपनी वकालत कंप्लीट कर ली थी तो 1909 में वो अल्मोड़ा आए और वहाँ उन्होंने वकालत अपनी शुरू कर दी थी, ठीक है। लॉ उन्होंने पढ़ लिया था और अब उन्होंने वकालत शुरू करी, तो उनके जब वो कोर्ट के अंदर गए तो जज ने उनके जो टोपी उन्होंने पहनी थी उस पर ऑब्जेक्शन जज ने उठाया। इस पर गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि मैं कोर्ट से बाहर चला जाऊँगा लेकिन टोपी नहीं उतारूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को किसने आर्थिक सहायता देकर पढ़ने के लिए लंदन भेजा था, तो किसने भेजा था, घनानंद खंडूरी ने 1913 में, ठीक है। घनानंद खंडूरी को उत्तराखंड का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है, ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है, और इन्होंने ही बैरिस्टर मुकुंदी लाल की आर्थिक सहायता की थी, ठीक है। 1913 में उन्होंने पढ़ने के लिए भेज दिया था लंदन। हरेला त्यौहार को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो हरेला त्यौहार उत्तराखंड का ये प्रमुख त्यौहार है, राजकीय त्यौहार इसको बोला जाता है, और हिमाचल में इसका नाम है रिहाली, ठीक है। अगला है रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, तो जो ये रालम ग्लेशियर है ये स्थित है पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्लेशियर है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हीरामणि ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। पिनौरा ग्लेशियर, पॉटिंग ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, काली ग्लेशियर और मिलम ग्लेशियर, ये सारे कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में स्थित हैं। कुश कल्याण बुग्याल कहाँ स्थित है, तो कुश कल्याण बुग्याल जो है यहाँ उत्तरकाशी में स्थित है। अन्य बुग्याल कौन से हैं, केदारकांठा, मानेक बुग्याल, हरकादून बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल, देयरा बुग्याल और केदारखर्क बुग्याल, ये सब कहाँ हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। प्रथम ग्रेड की झूला वनस्पति किस देश को निर्यात की जाती है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झूला क्या है, ये झूला एक आपको पूछ देगा झूला क्या है, तो झूला एक प्रकार की वनस्पति है, और जो उत्तम ग्रेड की होती है यानी कि जो फर्स्ट क्लास होती है उसको कहाँ भेजा जाता है, उसको भेजा जाता है फ्रांस में। इस वनस्पति का प्रयोग क्या है, यूज़ क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये गर्म मसाला बनाने में, रंग रोगन करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। हवन सामग्री बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य में बेलाडोना की खेती किस वर्ष शुरू की गई थी, तो बेलाडोना की खेती सबसे पहले कुमाऊं में शुरू की गई थी 1903 में, ठीक है। किस जिले में चांदी पाई जाती है, तो चांदी की जो थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, चांदी ज़्यादा नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है अल्मोड़ा के अंदर। शिवालिक पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो शिवालिक पहाड़ियों पर ये दून घाटी में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, टर्सरी प्रकार की मिट्टी, ठीक है। टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जो जैविक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। वनों के बीच की पथरीली भूमि को क्या कहा जाता है, तो जो भूमि वनों के बीच में या वनों के किनारे किनारे लगी होती है उस भूमि को कहा जाता है इजराइन, ठीक है। ये कैसी मिट्टी होती है, ये एक अनमेच्योर मिट्टी होती है, ठीक है, अपरिपक्व ये मिट्टी होती है, पथरीली भूमि होती है, इसको कहा जाता है इजरान, ठीक है। और अगर हम बात करें और भूमि के कौन कौन से टाइप है, तो अगर कोई भूमि है जो गाँव के नज़दीक है तो उसको कहा जाता है घर्या, उसको घर्या भूमि कहा जाता है। कोई भूमि है जो वन के नज़दीक है उसको कहा जाता है बुंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भूमि है जो दोनों के ही बीच में यानी कि ना गांव में है ना जंगल के नज़दीक है तो उसको कहा जाता है बिचौलिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। अगला है राज्य के किन स्थानों पर चारा बैंकों की स्थापना की गई है, तो चारा बैंक स्थापित किए गए हैं पशुलोक जो कि ऋषिकेश में है, पंतनगर, ठीक है फ्रेंड्स, उधम सिंह नगर में है ये, ठीक है। किसने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया था, तो सही जवाब है किशन चंद्र जोशी ने। कहाँ से संबंध है, अल्मोड़ा से इनका संबंध है। इन्होंने लगभग 6.6 मीटर का यानी कि 21 फीट का, लगभग 21 फीट का इन्होंने मिर्च का पौधा उगाया था, ठीक है। और इनका नाम कहाँ दर्ज है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अगला है सुदर्शन पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। तो सुदर्शन पर्वत है उत्तरकाशी में। श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो कहाँ की गई थी, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर 1938 में, और बाद में इस संस्था का नाम हो गया था हिमालय सेवा संघ। आपको पूछा जा सकता है किस संस्था का नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ किया गया, या गण सेवा संघ का नया नाम क्या है, तो वो है हिमालय सेवा संघ।
अगला है बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी? तो बद्रीदत्त पांडे ने, जिनको कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है, इन्होंने 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग की थी। किस वर्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में साइकिल यात्रा निकाली थी? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, साइकिल यात्रा किसने निकाली थी? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने। ठीक है, कब निकाली थी? 1984 में। और कितनी दूरी की ये यात्रा थी? तो ये 900 किलोमीटर की ये यात्रा थी। अगला है नौला पानी नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, जो ये नौला पानी नामक स्थल है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। और पिछले वीडियो हमने एक जगह देखी थी नाला पानी, तो नाला पानी कहाँ है? ये देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला है वह लाइन जो पेड़, जहाँ से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं, क्या कहलाती है? तो वो लाइन जहाँ पर से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं वो कहलाती है टिम्बर लाइन। प्रश्न पूछा जा सकता है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंह नेगी का संबंध किस जनपद से है? तो दरबान सिंह नेगी का संबंध जो है वह चमोली जनपद से है। ठीक है। और 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान इनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था और उत्तराखंड के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अगर मैं पूछूं दूसरे व्यक्ति तो वह है गब्बर सिंह नेगी, और सबसे यंगेस्ट कौन है? तो वह है गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी का संबंध है टिहरी से। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि ओएनजीसी की बात कर रहे हैं तो ओएनजीसी का जो हेडक्वार्टर है यह देहरादून में स्थित है 1956 से। टनकपुर से काशीपुर तक कौन सी भाषा बोली जाती है? ये प्रश्न यहाँ पर बोला गया है। तो टनकपुर से काशीपुर तक बोली जाती है भाबरी बोली। ठीक है। ऐसा ही कुछ प्रश्न एक उत्तराखंड का जो भी हाल ही में पिछले साल दिसंबर में पेपर हुआ था यूके SSSC का, उसमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। गुरुमुखी को ब्रेल लिपि में तैयार करने हेतु जाने जाते हैं? तो सही आंसर है कुंवर सिंह नेगी को। ठीक है। कुंवर सिंह नेगी को, गुरुमुखी को ब्रेल लिपि में तैयार करने के लिए इनको जाना जाता है। इनको कुमाऊं का या गढ़वाल का हातिम ताई भी इनको कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का हातिम ताई। सास बहू नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो देखिए थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन आ गया ना। सास बहू नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इन्हीं को सास बहू भी कहा जाता है। भागीरथी को सास कहा जाता है, अलकनंदा को बहू कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है आपको कि भागीरथी और अलकनंदा में सास किसे कहा जाता है, बहू किसे कहा जाता है? तो जो हमेशा भागती है या भगाती है उसे सास कहते हैं, और जो अलकनंदा है उसको बहू कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे में याद रख सकते हैं। अगला है मंदिरों पर छत्र बनाने की, छत्र होगा यहाँ पर। ठीक है, छात्र नहीं छत्र होगा। मंदिरों पर छत्र बनाने का प्रचलन किसके काल में शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था कत्यूरी काल में। नैनीताल के काला डूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में कौन सी धातु सर्वाधिक मिलती है? तो कौन सी धातु है वहाँ? वो है लौह धातु। ठीक है, लोहा वहाँ पर मिलता है। बैर गीत कुमाऊं का किस प्रकार का गीत है? तो जो ये बैर गीत है यह कुमाऊं में तार्किक प्रश्नोत्तर नृत्य गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या किया जाता है? इसमें तार्किक प्रश्न, ऐसे मतलब प्रश्न के ऊपर आप यहाँ पर डांस होता है कि बोल सकते हैं कि वाद विवाद वाली ये गीत है। ठीक है। राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो राज्य में पहली बार डाक व्यवस्था विलियम ट्रेल के द्वारा शुरू की गई थी, अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य में। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया था। किस वर्ष किया था? 2018 में किया था। ब्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ब्यास सम्मान से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनको व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? 2001 में। किस रचना के लिए मिला था? तो आलोचना का पक्ष, इनकी रचना थी एक आलोचना का पक्ष, उसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला था वर्ष 2001 में। ठीक है, इनका जन्म 1937 को अल्मोड़ा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और व्यास सम्मान इनको 2001 में मिला। 2004 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था विनायक। ठीक है, तो विनायक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2014 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इनके कछुए की पीठ पर इनकी काव्य संग्रह है वो। ठीक है, कविता संग्रह है इनका। हरिश्चंद्र आओ वो भी इनका एक कविता संग्रह है। अगर उपन्यास की बात करें तो गोवर गणेश एक इनका उपन्यास है। आखिरी दिन एक इनका उपन्यास है। ठीक है, पुनर्वास हो जाए या फिर किस्सा गुलाम, ये सारे क्या है? इनके ये प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है।
अगला है नैनीताल स्थित राजभवन का निर्माण किस तर्ज पर हुआ। तो जो नैनीताल में राजभवन है उसका निर्माण हुआ था बंकिम पैलेस, जो बंकिंगम पैलेस है लंदन स्थित, उसके तर्ज पर। ठीक है, कब इसका निर्माण हुआ था? इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1897 को और पूरा हुआ था 1900 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? सेंटोनी मैकडोनल्ड ने इसका डिज़ाइन बनाया था। और इसमें अभी क्या है, वर्तमान में इसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट, जो नैनीताल हाई कोर्ट है वो स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नैनीताल हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही पहले रजिस्ट्रार कौन थे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हज़रत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो जो ये दरगाह है यह पिराने कलियार रुड़की में स्थित है। वशिष्ठ गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो वशिष्ठ गुफा पूछे, वशिष्ठ कुंड पूछे, कुछ भी पूछे वशिष्ठ से संबंधित, वो टिहरी गढ़वाल में ही आएगा। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है। तो विंटर लाइन जो घटना होती है मसूरी में होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में ये होती है। भूकंप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है। देखिए आपको पता होगा पूरे भारत को 5 जोन में, भूकंप जोन में रखा गया है पूरे भारत को, जोन 5 में। ठीक है, 5 जोन है भारत में, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो जोन 4 और जोन 5 में आता है उत्तराखंड। पौड़ी स्थित सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी। तो सोना नदी वन्यजीव विहार यहाँ पौड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 28वां पार्ट। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको इससे कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको मैं पहले क्लियर कर दूँ, उसके बाद नया लेक्चर शुरू करूँ। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।